हेलो स्टूडेंट्स। हेलो एल्केन एंड हेलो रिंस चैप्टर में आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। बेटा, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करते हो, किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हो या किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, सबसे पहले हम उस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं। उस कंपाउंड की नेमिंग कैसे होती है। उसके बाद हम उस कंपाउंड की प्रिपरेशन पढ़ते हैं कि किन किन मेथड से हम वो कंपाउंड बना सकते हैं। प्रिपरेशन के बाद हम उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। भाई, ये कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, कलर्ड है, कलरलेस है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वो सारी बातें। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इस कंपाउंड से आगे क्या क्या बन सकता है। ठीक है। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन, उस कंपाउंड की एप्लीकेशन क्या है। और लास्ट में फिर उस कंपाउंड के हम डेली लाइफ में यूजेज या उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है, जैसे हैलोएल्केन हम पढ़ रहे हैं तो हैलोएल्केन के कुछ कंपाउंडों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे करंट चैप्टर में अभी तक हम हैलोएल्केन एंड हैलोअरीन्स की प्रिपरेशन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम हैलोएल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, फिर हम हैलोअरीन्स की करेंगे। ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें कुछ बेसिक से पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे उस कंपाउंड की या उस क्लास की फिजिकल स्टेट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है, और उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या है, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर एक्सेट्रा, ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा फिजिकल स्टेट, इनके ऑर्डर, कलर एक्सेट्रा। ये सभी प्रॉपर्टीज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करेंगे। बेटा, जो हैलोएल्केन्स होते हैं, अगर हम प्योर की बात करें, बिल्कुल प्योर हैलोएल्केन बेसिकली कलरलेस होते हैं। मोस्ट ऑफ, आप बोल सकते हो, प्योर हैलोएल्केन्स क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, प्योर हैलोएल्केन बोलो या एल्काइल हलाइड बोलो, प्योर एल्काइल हलाइड्स आर कलरलेस। ये सब क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर हम एल्काइल ब्रोमाइड की बात करते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड की, आयोडीन का केस लेते हैं या ब्रोमाइड का केस लेते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, कलर हो जाते हैं व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब आप इनको एयर में एक्सपोज करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एल्काइल क्लोराइड में, एल्काइल क्या है, यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एल्काइल, मान लो मैं एल्काइल हलाइड की बात कर रहा हूं, जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एल्काइल अगर, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बहुत कम है, 1 2 या 3 ऐसे कार्बन है, ज़्यादा नहीं, कम कार्बन है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ऐसे करके ये सभी के सभी गैसियस होते हैं बेटा। तो ये किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में करते हैं। और जो हायर एल्काइल हलाइड है, हायर एल्काइल हलाइड यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा, ज़्यादा है, ये लिक्विड हो सकते हैं और साथ के साथ सॉलिड भी हो सकते हैं। तो ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बढ़ती है, हार्डनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कम कार्बन का एल्काइल हलाइड है तो गैसेस में एग्जिस्ट करेगा, उससे ज़्यादा कार्बन का है तो किस में करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। और ज़्यादा, उससे ज़्यादा कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, वो वोलेटाइल सॉलिड, और फिर बहुत ज़्यादा कार्बन है तो सॉलिड हो जाएगा। तो यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, सॉलिडिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, ये वोलेटाइल नेचर के भी होते हैं।
बहुत सारे क्या होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो आसानी से वेपराइज हो जाए। अब मान लो जो गैसेस में या फिर लिक्विड में है वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, तो क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के भी होते हैं। और इनके अंदर जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इनके अंदर बेटा स्वीट स्मेल होती है। कौन सी स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको हम फिजिकल स्टेट, उनका ऑर्डर या फिर कलर के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा। तो हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेकंड प्रॉपर्टीज में, तो देखेंगे ध्यान से। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर 2, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मैं सबसे पहले हैलोल्केन के लिए बता दूंगा, और फिर यहीं पर मैं हैलोअरीन्स के लिए डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो एल्काइल हलाइड है। आप ध्यान से देखें, एल्काइल हलाइड, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मान लो एल्काइल फ्लोराइड है या एल्काइल क्लोराइड है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा, 4.0। अब देखा जाए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो फ्लोरीन पे थोड़ा सा क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, 3.0, 2.5, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और एल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल्काइल हलाइड है ये सब किस नेचर के है बेटा, पोलर नेचर के, क्योंकि इनमें क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और जो पोलर नेचर के एल्काइल हलाइड है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके अंदर कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है हर जगह एग्जिस्ट करती है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एल्काइल हलाइड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ क्या होती है, वीक वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट इनमें क्या होती है, डाइपोल डाइपोल भी होती है और वेंडरवाल भी होती है। तो इस वजह से क्या है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से बेटा ज़्यादा होता है। आई होप यहाँ तक आपको पता चल रहा होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, जैसे मान लो मैं कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, देखेंगे ध्यान से, कुछ पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, अगर मान लो एल्काइल को सेम रखते हैं और हैलोजन को चेंज करते हैं, एल्काइल ग्रुप को सेम रखते हैं और हैलोजन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एल्काइल फ्लोराइड होगा, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, और वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलोजन चेंज हो रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, हैलोजन को चेंज करते हैं। सेकंड केस में हम पढ़ रहे हैं, सेकंड केस फॉर सेम हैलोजन, अगर हमारे पास सेम हैलोजन है, इफ नंबर ऑफ कार्बन increases, hence melting point and boiling point also increases। नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ते हैं
तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक मिथाइल क्लोराइड है, एक मेरे पास क्या है बेटा, इथाइल क्लोराइड है, एक मेरे पास क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड है। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 249 केल्विन होता है, ठीक है। ऐसे ही इथाइल क्लोराइड का बेटा 285.5 केल्विन हो जाएगा, और प्रोपाइल क्लोराइड का हमारा 320 केल्विन समथिंग हो जाएगा। तो आप क्या देखोगे, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं और एल्काइल हलाइड क्या है, सेम हलाइड ग्रुप हमारा क्या है, सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इंक्रीज होगी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, नंबर थर्ड पॉइंट में कर रहा हूं, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड। आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड का मतलब क्या है बेटा, जिनका मोलिकुलर मास सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। यानी कि एक स्ट्रेट चेन बन रही हो, एक ब्रांचिंग बन रही हो, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है। जैसे मान लेते हैं मैं कोई भी एक कंपाउंड लेके चलता हूं, मेरे पास जो कंपाउंड है वो है C4H9Cl, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को हम स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, CH3CH2 CH2 CH2Cl, ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रेट चेन में हो गया। इस कंपाउंड पे मैं एक ब्रांचिंग भी लगा सकता हूं, CH3CH2Cl। ये कंपाउंड बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3CH3CH3Cl। अब आप ध्यान से देखो, सभी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4H9Cl, ठीक है, बट स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो जब हम सेम नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए और आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड एज द branching increases, as the branches increases, melting point and boiling point decreases। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं 4 कार्बन के लिए, ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर मान ले, बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले में भी बॉइलिंग पॉइंट था और अभी भी बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं। मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारा है 355.5 केल्विन। जैसे ही एक ब्रांच हुई तो ये बॉइलिंग पॉइंट चला गया 342 केल्विन पे, एक और ब्रांच हुई तो ये बॉइलिंग पॉइंट घट के कितना हो गया, 324 केल्विन। तो आप ध्यान से देखोगे, जैसे ब्रांचिंग होती है आइसोमेरिक एल्काइल हलाइड के लिए, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। यहां तक पता चला। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, आइसोमेरिक हमने पढ़ लिया, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ के साथ और अपने नोट्स भी बनाते रहे बेटा। अब हम बात कर रहे हैं कि हैलोजन को अगर हम इंक्रीज करते हैं, और मैं लिख रहा हूं नंबर 4 पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ हैलोजन increases, number of halogen increases of same alkyl group, alkyl group हम सेम रखेंगे, नंबर ऑफ हैलोजन को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास है CH3Cl, मैं एक हैलोजन और बढ़ाता हूँ CH2Cl2,
CHCl3 जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, ये हमारे पास है CCl4। तो मैंने सेम कार्बन पे एक ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज कर दिए, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा केल्विन में, तो पहले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 249 केल्विन है, ठीक। ऐसे ही सेकंड में कितना हो जाएगा, 313 हो जाएगा, ऐसे ही 334 और 350 केल्विन। तो जैसे ही हम नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमने मेन बेटा 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि हैलो एल्केन और हैलो अरेन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर डाइपोल डाइपोल प्लस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है सेम एल्काइल ग्रुप के लिए। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा जैसे ही एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, दैट मीन्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा बेटा, मेनली फोर्थ पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि एज वी इंक्रीज द ब्रांचिंग ऑफ सेम आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। तो ब्रांचीज के साथ, बट सेम आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड में बेटा ब्रांचीज के साथ क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, एज द नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं जो हैलो अरेन्स होते हैं, हैलो अरेन्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो हैलो एल्केन के नियरली सा होता है, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, प्लस में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली हैलो एल्केन्स के नियरली सेम सा होता है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अब मैं बात करूं हैलो अरेन्स की, हम हैलो अरेन्स की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो अरेन्स। हैलो अरेन्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हैलो एल्केन की तरह वेरी करता है। तो अगर मान लो मेरे पास आइडोबेंजीन है बेटा, ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है और फ्लोरोबेंजीन है। तो जैसे ही हैलोजन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आइडोबेंजीन का ज़्यादा होगा बेटा ब्रोमोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से और फ्लोरोबेंजीन से, और इनका ज़्यादा होगा किससे, बेंजीन से। ये भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए हो जाएगा। उसके बाद ये बात कर रहे हैं जैसे ही एराइल ग्रुप, यहाँ तो 6 कार्बन की रिंग है, अगर एरोमेटिक 7 कार्बन का हो गया, 8 कार्बन का हो गया, 9 कार्बन का हो गया, जैसे नंबर ऑफ कार्बन या एराइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि फॉर सेम हैलोजन, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, फॉर सेम हैलोजन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases as the size of aryl group increases। जैसे ही एराइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेंगे तो भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मान लो if number of halogen increases, melting point and boiling point also increases। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो रिंग के ऊपर 2 हैलोजन लगे हैं और एक रिंग के ऊपर मान लो एक ही हैलोजन लगा है,
तो 2 हैलोजन वालों का क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब किसी रिंग पे 2 हैलोजन लगे हैं तो डिपेंड करेगा कि वो ऑर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, उसके साथ भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। तो अगर बात करते हैं डाई हैलोजन बेंजीन की, डाई हेलो बेंजीन इन केस ऑफ डाई हेलो बेंजीन, यानी जिसमें क्या हो बेटा, 2 हैलोजन लगे हो, तो डिपेंड करेगा कि वो ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है या पैरा पोजीशन पे है। तो मैं तीनों कंडीशन लिख रहा हूँ। मान लेते हैं फर्स्ट हमारा ऐसे है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे है, नेक्स्ट है जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, मेटा पोजीशन पे है, और नेक्स्ट है जिसमें हमारे पास क्या है, पैरा पोजीशन। आपको ये पता है ये हमारी क्या हो गई, पैरा पोजीशन, यहां लिख देता हूं, ये पैरा पोजीशन। आपको पता है बेटा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होता है, पैरा पोजीशन वाला, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल पैरा पोजीशन है। तो एक पैकिंग के अंदर या एक कंपोजिशन के अंदर सबसे ज्यादा कौन मिलता है, पैरा पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन वाले होंगे तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा पैरा पोजीशन वालों की बनेगी, पैरा पोजीशन की बनेगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा बनेगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ पैरा पोजीशन आइसोमर्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और मेटा से ज़्यादा होता है, और मेटा वालों का किससे ज़्यादा होता है बेटा, ऑर्थो पोजीशन से होता है। क्योंकि हैलोजन जितने नज़दीक होंगे, जितने नज़दीक हैलोजन होंगे उतना ही क्या बनेगी, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन कम बनेगी। जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतने ज़्यादा कंपाउंड आएंगे। आप देखो मैं आपको एक बात से बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई रोड है, अब एक रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, सिमेट्रिकल स्ट्रेट है, और एक रोड ऐसे मुड़ी हुई है, एंगल है उसमें, और हम एक पैकिंग की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में अगर उसको हम पुट करें तो जो बिल्कुल स्ट्रेट है या सिमेट्रिकल वो ज़्यादा आएंगे, और ज़्यादा आएंगे तो वीक वंडर वाला फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, ये उससे कम सिमेट्रिकल है, और ये सबसे कम सिमेट्रिकल है। तो पैकिंग में सबसे ज़्यादा आएंगे, ये उससे कम, ये उससे कम। इनमें वंडर वाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, इनमें कम होगी, और इसमें क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक, यहाँ तक पता चल गया। उसके बाद अगर हम, ये हमारा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बातें, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो अरेंज दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया है। अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डेंसिटी। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली फिजिकल स्टेट, सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड प्रॉपर्टीज है बेटा डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। डेंसिटी, जो भी एल्काइल हलाइड होते हैं ये वाटर से लाइटर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, वाटर से लाइटर होते हैं। वाटर से इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो मैं लिख देता हूं एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर। वाटर से क्या होती है, इनकी डेंसिटी बेटा कम होती है। लेकिन जो एल्काइल ब्रोमाइड और हाइड्राइड है, मैं यहां लिख रहा हूं एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड और पोली यानी कि ज्यादा ग्रुप वाले पोली एल्काइल हलाइड, यानी जिसमें क्या है हाइड्रोजन ज़्यादा है या नंबर ऑफ कार्बन की चेन क्या है बेटा ज़्यादा है, पोली हलाइड्स है। पोली हलाइड्स लिख देता हूँ दादा, यानी जिसमें क्या है बेटा हाइड्रोजन ज़्यादा है। पोली हलाइड्स ये क्या होते हैं बेटा, हैवियर होते हैं। आर हैवियर कैसे लिखेंगे इसको, आर हैवियर देन वाटर। ये वाटर से क्या होते हैं बेटा, हैवी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ब्रोमाइड, आप देखो ब्रोमीन का मास ज़्यादा होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा बनेगी। आयोडीन का मास भी ज़्यादा होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा बनेगी। फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा बनेगी और मास ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो मास बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ती है। अब वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटनी चाहिए,
मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता है, मास वॉल्यूम को कंपनसेट कर देता है, तो मास का इफेक्ट ज़्यादा देखा जाता है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाते हुए डेंसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है, क्योंकि मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ते हैं, स्ट्रेट चेन में जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मान लो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी तक हमने बेटा 3 प्रॉपर्टी स्टडी की है, जिसमें हमने हैलो एल्केन और हैलो रिंग्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे, डायपोल मोमेंट, या फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे डायपोल मोमेंट है, सोल्यूबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, इनफ्लेमेबिलिटी है। ये 4 प्रॉपर्टीज हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।